अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था वो था मोल। अब वो उसी मोल की बेस पे मोल का इधर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें उस मोल वाले कंसेप्ट को यूज करना है हमने। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री आज का हमारा टॉपिक है। इसको इंशाल्लाह कंसेप्ट बना के समझेंगे, कोई रटे की जरूरत नहीं है। अब स्टोकियोमेट्री क्या होती है? वो कहती है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिस्ट्री में आप केमिकल दो चीजों को मिलाते हो तो एक नई चीज बनती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो दो चीजें आपने मिलाई उनको हमने कहा रिएक्टेंट्स, और ये पूरे रिएक्शन को हमने कहा दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब वो कहते हैं कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। मतलब वो वर्ड यूज कर रहा है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट की स्टडी, मतलब इधर हिसाब व किताब हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। हमने स्टोकियोमेट्री में क्या करनी है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, हिसाब व किताब जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी, हिसाब व किताब करना है। किनका? वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। हमारी जो केमिकल इक्वेशन की राइट साइड पे होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, लेफ्ट पे रिएक्टेंट्स होते हैं। वो उन दोनों की जो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर, अब उनकी अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट एक दूसरे से रिलेट जो कर रही हैं, एक कम है एक ज्यादा है, अब दोनों की जो स्टडी है उनको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। अब ये जो स्टोकियोमेट्री है, जो कोई भी केमिस्ट है, अब मैंने कहा कि स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ substances involved in chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं उनकी रिलेटिव अमाउंट की स्टडी को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। अब कोई भी केमिकल हमारे पास इक्वेशन है, उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं। मैं एज्यूम करता हूं रिएक्टेंट है ए, उसके साथ बी को मैंने करवाया रिएक्ट, और मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो था सी। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, ये रिएक्टेंट था। अब दोनों की हमने अमाउंट की स्टडी करनी है। वो कहते हैं जो केमिस्ट है, केमिस्ट को क्या जरूरत होती है? केमिस्ट नीड टू गेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। जो हमारे पास केमिस्ट होता है उसको क्या जरूरत आती है इसमें? वो स्टोकियोमेट्री का इस्तेमाल क्यों करता है? वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको जरूरत है। केमिस्ट नीड्स, वो केमिस्ट है, उसे नीड है टू गेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसको एक प्रोडक्ट की खास अमाउंट चाहिए। कैसे हासिल होगी? बाय यूजिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जो केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर एक रिएक्टेंट्स की स्पेसिफिक अमाउंट होगी तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी ना, ऐसे तो नहीं मिलेगी। मिल जाएगी ना। अगर आपके पास रिएक्टेंट की स्पेसिफिक अमाउंट ही नहीं है तो आप खास अमाउंट ऑफ एक प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करोगे? तो केमिस्ट को जरूरत है कि वो रिएक्टेंट्स जो है उसके पास अमाउंट उसकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, उसे पता होना चाहिए। अब
वो कहते हैं अगर ये स्पेसिफिक नहीं है, अगर रॉन्ग हमारे पास रॉन्ग अमाउंट है इसकी रिएक्टेंट्स की, तो क्या होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी भी रॉन्ग अमाउंट होगी, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक नहीं होगी, किसकी, प्रोडक्ट्स की। तो इससे साबित होता है कि स्टोकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट क्या होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट, ठीक है जी। अब ये स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट क्या चीज है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स involved in balanced chemical equation, amount of reactants और प्रोडक्ट्स जो इन्वॉल्व हुए हैं किसके अंदर, इन्वॉल्व्ड इन, ये लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं वर्ड बैलेंस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपने फोकस करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनकी हमने क्या करनी है, हमने उनकी अमाउंट को, ठीक है, अमाउंट को हमने मेजर करनी। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, जिसमें मैं एक रिएक्शन के एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही सिंपल सी है कि हमारे पास O2 है, साथ मैंने H2O को रिएक्ट करवाया तो मेरे पास बना वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है जी, H2O, ठीक है। एक और मैं रिएक्शन लेता हूं जिसमें मैंने रिएक्ट करवाया O2 प्लस H2 को, तो मेरे पास बना H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब मैं अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करूं तो क्या होगा कि अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर देखूं तो मेरे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो H2 है, O2 है, H2 है। जब उन्होंने रिएक्शन किया तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो था H2O2। तो ये हमारे पास राइट साइड पे है केमिकल की, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इधर 1 होगा, ठीक है, 1 होता है जहां पे कुछ ना हो, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा। मैंने कहा था कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था मोल, वो स्टोकियोमेट्री में यूज होगा। अब इधर ये कुछ नहीं था, मैंने कहा 1 1 1, दैट इज 1 1 1 मोल, इसको हम कहेंगे मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये शो करवाएगा। अब 1 मोल H2 का यूज हुआ, 1 मोल O2 का यूज हुआ, मेरे पास बना 1 मोल ऑफ H2O2, ठीक है, मेरे पास बना 1 मोल ऑफ H2O2। मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि कितना मोल रिएक्टेंट्स का यूज हुआ और कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास बना। तो अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखूं तो ऑक्सीजन पहले देखता हूं कितने, इधर राइट पे और लेफ्ट पे 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि दोनों साइड पे हिसाब बराबर है। वो हिसाब किताब मैंने लिखा था ना, कैलकुलेशन, दोनों साइड पे कैलकुलेशन बराबर है। तो उसके बाद मैं देखूंगा कि कितने मोल यूज हुए, कितने बने। मेरे पास 1 1 2 मोल यूज हुए, 1 मोल ऑफ, मेरे पास जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ, 1 मोल किसका, ऑक्सीजन का, और 1 मोल मेरे पास यूज हुआ हाइड्रोजन का, तो मेरे पास बना 1 मोल ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं एक और रिएक्शन देखूं तो मेरे पास एक रिएक्शन है कि H2 और O2 को मैंने मिलाया तो मेरे पास बना वाटर। अब अगर सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है, ठीक है। तो बैलेंस, क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है, तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर मैं देखूं ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, इधर 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर भी 2 एटम, ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन के अगर इधर 2 एटम है तो इधर 1 एटम है, तो मैं बैलेंस करने के लिए अगर 2 लगा दूं, अगर नीचे 2 लगाता हूं, ये कोई रूल नहीं है कि मैं एटम के नीचे ही मैं 2 लगा दूं या 3 लगा दूं, नहीं, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा,
इधर राइट साइड पे अगर 2 लगाऊं तो मेरे पास ऑक्सीजन के 2 पूरे होते हैं, इधर भी 2 हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन को देखता हूं इधर कितने बन रहे हैं, 2/2 कितना होगा 4। अब इधर 4 बन रहे हैं हाइड्रोजन, इधर 2 हैं, तो इधर भी अगर मैं 2 लगा दूं ये भी 4 बन जाएंगे। अब अगर मैं मोल की बात करूं, इधर कुछ नहीं है तो 1 होगा, इधर 2 लिखा हुआ 2 मोल होंगे, इधर 2 लिखा हुआ 2 मोल होंगे। अब जब मैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स लिखूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट लिखूंगा, कैसे लिखूंगा कि 1 मोल मेरा यूज हुआ ऑक्सीजन का, 2 मोल मेरे यूज हुए हाइड्रोजन के, और मेरे पास बना क्या 2 मोल H2O यानी वाटर का बना। अब ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अब जो स्टोइकियोमेट्रिक हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है, हिसाब किताब की कैलकुलेशन, इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, वो कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ, ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बोर्ड के एग्जाम में ये डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which tells us the quantitative relationship between, किसके दरमियान, between reactants and प्रोडक्ट्स। अच्छा, एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड पे वर्ड मैंने लिखा कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रही है कि हमने कैलकुलेशन ही की बात की थी तो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी होगी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगी। कौन सी इक्वेशन की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है, ठीक है, कि इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या बन रहा है, मोल्स देखेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री जो हमारे पास है, ये बहुत सारे रिलेशनशिप बताती है हमें। कौन कौन से रिलेशनशिप हैं ये मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताती है मैस टू मोल रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप आप देख लो, मोल टू मोल रिलेशनशिप, मोल टू मोल रिलेशनशिप। थर्ड पे आप आ जाओ मैस बाय मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। लास्ट पे आ जाओ आप मैस या मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है, मोल टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है जी। अब ये सारे रिलेशनशिप हैं, ये सारे रिलेशनशिप हैं, 4 रिलेशनशिप हैं। ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अगर आपके पास मैस, एक सब्सटेंस का, आपको एक रिएक्टेंट का मैस पता हो तो उसका मोल निकाल सकते हो। अब मोल बाय मोल बताता है कि किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक सब्सटेंस का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको पता हो कि मोल कितना है, आप दूसरे का मोल निकाल सकते हो। इस तरह अगर एक का मैस पता है दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हो, अगर एक का मोल पता है दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हो। ये रिलेशनशिप है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट है आपके इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, वो है जी इजम्पशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री, जो आपके बोर्ड के पेपर में अक्सर औकात आ जाता होता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि assumption ऑफ स्टोइकियोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अपनी नोट कर लेना अपनी नोटबुक के ऊपर, और इसको 2 नंबर आपके पक्के हो गए कि assumption कहते हैं मफरूजे को जो हम खुद से assume करते हैं, assumption ऑफ स्टोइकियोमेट्री, राइट एनी 2 assumption ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो फर्स्ट assumption में आता है कि ऑल रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास,
आर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। कि जो स्टोकियोमेट्री है वो कहते हैं स्टोकियोमेट्री की हम एजम्पशन खुद से ज्यूम करते हैं कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें करना पड़ता है स्टोकियोमेट्री परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशन है, तो इसके ड्रॉबैक्स में आ सकती है ये। अब दूसरा है कि नो साइड रिएक्शन अकर्स, नो साइड रिएक्शन अकर, वो कहते हैं कि जब हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं ये दो चीजें कि तमाम रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए और कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एजम्पशन है। अब इस एजम्पशन के अब 2 नंबर का आपका शार्ट भी बनता है कि राइट एनी टू एजम्पशन ऑफ स्टोकियोमेट्री। तो ये स्टोकियोमेट्री का आपका फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक था स्टोकियोमेट्री का। उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट मिल गया होगा और समझ आ गई होगी। इस तरह की मजीद कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए केमिस्ट्री मेरी कोशिश होती है कि आपको केमिस्ट्री के कंसेप्ट जो मेरे अंदर हैं आपको डिलीवर करूं आसान से आसान करके। तो इस तरह की मजीद अगर आपको वीडियोस चाहिए, वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपकी सपोर्ट बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो आप अपनी नेक दिल से, अंदर से बुग़्ज़ नहीं रखना, दिल से आपने सपोर्ट करना है मुझे। और इंशाल्लाह इस तरह की नई वीडियोस आपने नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर, और 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर अपलोड होके मिलते रहेंगे। और आपकी इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी तैयारी होगी आपके एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे दिल से दुआएं हैं। तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।